हम इतने दिनों से लाइट्स फुल ही ऑन रख रहे हैं। मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि थोड़ा सा कम करोगे ना तो ये थोड़ा सा बेहतर नजर आएगा। यहाँ वाली कोई कोई बात नहीं, ऑन हो जाएगा। इधर वाली फैक्ट बंद करना तो बिल्कुल टॉप। हाँ ये वाली। अब इट विल टेक 2 मिनट्स टू। अभी ये ऑन हो जाए ना तो फिर आप लोग आइडिया लगा लेना कि किससे बेहतर नजर आ रहा है, वरना लाइट ज्यादा होगी तो फिर प्रोजेक्टर सही नजर नहीं आएगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा 2 मिनट वेट कीजिएगा, वो एक्सीडेंटली प्रोजेक्टर ऑफ हो गया तो वो जैसे ही स्टार्ट होता है तो देन यू स्टार्ट, क्योंकि आप लोग को जो नजर आ रहे हैं ऑन कैंपस स्टूडेंट्स को भी नजर नहीं आ रहा। इधर से बेटा देखिएगा ग्रीन लाइट हुई है, बटन कर दें फिर इधर से ऑन, अगर तो आई डोंट नो कि किस तरह होगा ये। लेट मी कॉल मोशन। 2 मिनट का हो जाएगा। जी कल हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की ना, तो आज थोड़ा सा उसको भी लेके चलना है। जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ चीजें बुक में मेंशन नहीं है और टीचर्स पे छोड़ दी गई हैं, तो जो अभी हम करने कर रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में बातें, और जो हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे वो उससे रिलेटेड हमारा कोई भी सवाल एग्जाम में नहीं आना। ठीक है, राइटिंग प्रोसेस क्या होता है, उसमें प्लानिंग कैसे करते हैं, आइडियाज कैसे निकालते हैं, वो हम सिर्फ सीखेंगे। पेपर से रिलेटेड उसमें कोई सवाल नहीं आना। Excuse me। लेकिन अब आप ये सोचो कि जी क्योंकि पेपर में नहीं आना तो चलो मैं इस वाला जो बेसिक हम कर रहे हैं कम्युनिकेशन और चैप्टर 1 को इतनी गौर से नहीं भी पढ़ता या पढ़ती, क्योंकि उसका क्वेश्चंस तो आने नहीं है, तो ये गलत अप्रोच होगी। जैसे ये चीज मैं बार बार आप लोगों को रिमाइंड कराती रहूंगी, क्योंकि अगर हम ये चीज समझेंगे ही नहीं कि राइटिंग प्रोसेस क्या होता है या उसके कितने स्टेप्स, तरीके से हम बेहतर अपनी राइटिंग को कर सकते हैं, तो आगे जाके प्रॉब्लम होगा। बेशक पेपर में उससे रिलेटेड सवाल नहीं आना, लेकिन वो पेपर में भी प्रॉब्लम देगा आपको कि आपने वो अगर समझा हुआ नहीं है पैराग्राफिंग क्या होती है, पैराग्राफिंग कैसे करते हैं, या राइटिंग प्रोसेस के ये 3 हिस्से हैं, आदत नहीं होगी तो पेपर वाले दिन जब ऐसे राइटिंग या लेटर राइटिंग करेंगे तो तकलीफ होगी, और उसके बाद ज्यादा प्रॉब्लम आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे। तो इस वजह से जो बेसिक कम्युनिकेशन अभी हम करने लगे हैं, और जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, बेशक उसमें आपके फाइनल एग्जाम में उसका कोई कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये आपके फ्यूचर की प्लानिंग के लिए और अभी करंट भी। इट्स नॉट ओनली कि आपकी कम्युनिकेशन अगर थोड़ी सी बेहतर होती है या आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हो तो क्या सिर्फ आर्टिकलशिप पे जाओगे तो आपको फायदा हो सकता है ना कि हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर लें, अगर हम समझते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन सही नहीं है तो। ओके स्क्रीन नजर आ रहा है। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट बेसिक कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन स्किल्स, यहाँ बेसिक का वर्ड मैंने इस वजह से डाला है क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक्स पे बात करने वाले हैं, वरना कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर तो पूरा 4 महीने का एक सेमेस्टर होता है। तो मैंने बेसिक का वर्ड इसलिए, मिनिमम बात करने वाले हैं इसके ऊपर। हम जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जैसे कल आपने कहा कि बातचीत करना, किसी को अपना मैसेज देना, बात करना, ओरल हो गया, रिटन हो गया, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आपने अंग्रेजी में ही बात करनी है। क्योंकि हम जब कहते हैं ना कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है मैंने, तो हमारे माइंड में ज्यादातर लोगों का मैंने अपनी इंग्लिश को बेहतर करना है, कि तभी मैं ऑफिस में भी अच्छा काम कर सकूंगा या कॉलेज में भी बेहतर होऊंगा। कम्युनिकेशन का मतलब है किसी भी जबान में या बगैर अल्फाज के भी अपना मैसेज सामने वाले तक पहुंचाना। इसका किसी भी लैंग्वेज से लेना देना नहीं है। हमने इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर करना है, यस, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल होगी है, सारी पढ़ाई हमारी इंग्लिश में होती है, आगे जाके हमने जो भी रिटन वर्क करना है वो हमारा इंग्लिश में होगा। इवन ऑफिस में अगर उर्दू बोल रहे हो, रिटन वर्क तो फिर भी इंग्लिश में करना है। तो इंग्लिश को बेहतर करना है, वो एक अलग चीज है। कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है, वो एक अलग चीज है। डू नॉट मिक्स देम टुगेदर। वो एक लैंग्वेज है, एक जबान है जिसके ऊपर हमने करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स वो चीजें होती हैं जिसमें बोलना, उठना, बैठना, कपड़े पहनना, दरवाजा खोलना भी कम्युनिकेशन में आ जाता है, कि हाउ यू ओपन अ डोर। तो वो तो अंग्रेजी नहीं है ना, दरवाजा खोल रहे हो उसमें तो कोई इंग्लिश, फ्रेंच या चाइनीज नहीं है।
तो कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बेहतर करना है हमने, और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को भी बेहतर करना है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है, ऑफिस लैंग्वेज है हमारी, ना चाहते हुए भी रिटर्न तो करना ही करना है, अगर आपके ऑफिस में ओरली इंग्लिश ना भी बोली जाती हो तो इसको माइंड में रखना कि दो अलग अलग चीजों को पर हमने काम करना है, ये एक चीज नहीं है। आई होप के चीज क्लियर हुई है। Excuse me। असल में ये पीपीटी थी, लेकिन ये पीडीएफ फाइल में आ गई है, तो इस वजह से सारी चीजें इकट्ठी आ रही है, वरना मैंने एनिमेशन के साथ रखा हुआ था। वैसे यहाँ लिखा हुआ ये कि लोग जो है वो कम्युनिकेट क्यों करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बात को जो सामने वाले के साथ शेयर करें, इवन अपने साथ भी। हम अपने साथ ही कभी बातें करते हैं। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये भूल गई हूँ, तो मैं अपने आप से बात करी हूँ, कमरे में बेड साइड टेबल पे रखा था, पता नहीं किधर चला गया, मेरा फोन मुझे मिल नहीं रहा, मुझे देर हो रही है, मैंने कॉलेज के लिए निकल, मैं किसी को थोड़ी कुछ कह रही हूँ, मैं तो अपने आप से ही कह रही हूँ। तो अपने आप से भी आप कम्युनिकेट करते हो, नॉट दैट कि आपको किसी को मैसेज देना है, किसी सामने वाले को। और सामने वाला जो आपका है, उसके लिए वर्ड यूज होता है ऑडियंस, रिसीवर या रेसिपिएंट। वो एक इंसान भी हो सकता है, वो बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, वो एक डिपार्टमेंट भी हो सकता है, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स। तो ये नहीं समझे कि मैंने सिर्फ वन टू वन बातचीत करनी है, बहुत सारे लोगों से भी बातचीत बंदा कर सकता है ना एट द सेम टाइम। जी, बिजनेस करने के लिए सारी बात हमें कम्युनिकेशन करनी होती है, प्रोफेशनल लेवल पे भी अगर मैं शॉर्टली बात करूं, और पर्सनल लेवल के ऊपर भी हमने कम्युनिकेशन करनी होती है। घर में भी करते हैं, दोस्तों से भी करते हैं, दुकानदार से पे जा रहे हैं कुछ चीजें लेने, ऑफिस में भी हमने कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करनी। हम वर्ड यूज करें चाहे हम इशारों से बात करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीक एंड गिव इंफॉर्मेशन। अगर हम इंफॉर्मेशन सही नहीं मांगते या नहीं देते, तो भी कम्युनिकेशन में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। आपसे कुछ मांगा गया, आपने उसका कुछ हिस्सा दे दिया लेकिन बाकी नहीं दिया, क्योंकि आपने शायद ध्यान से सुना नहीं होगा या चीज को समझा। तो ये देना और लेना ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी क्वेश्चन करना या जवाब देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप अगले बंदे की बात को ध्यान से सुनोगे तो ही जवाब दे पाओगे ना। चाहे आपको उस बारे में नहीं भी पता, तो भी सुनोगे तो बताओगे ना कि आई एम सॉरी, मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता, बस इतना ही पता है। तो आपका सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि कौन से 4 स्किल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन में हमारे यूज होते हैं, जो कि आप लोगों को डेफिनेटली पता होंगे। एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, आपके चाहे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हो अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, चाहे आपके पर्सनल रिलेशनशिप हो अम्मी अब्बू के साथ, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, आगे शादियां हो जाती हैं तो अपने स्पाउसेस के साथ। आपने पर्सनल लेवल पे अगर रिलेशनशिप अच्छी रखनी है या बनानी है, या प्रोफेशनल लेवल पे भी, तो आपको अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। जो मेरे दिमाग में है, आप सामने वाले पे के सामने रख रहे हो उस चीज को, उस सिचुएशन को समझते हुए। वो अलग बात है कि बंदे को कभी गुस्सा आ जाता है नॉर्मल सिनेरियो में, बाद में रियलाइज करता है कि मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, वैसे बोलना चाहिए था। लेकिन अगर हम ऐसी हरकत बगैर सोचे समझे हर दफा हर किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो फिर तो मेरे ख्याल से ये दुनिया जंग सा एक मैदान बन जाएगी, कि हर किसी के साथ अपनी 100% फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं। कभी कभी आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना पड़ता है, कि इस सिचुएशन में, इस नौयत में ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए। बाद में उनको बता देंगे कि यार ये चीज हुई थी। तो आपको होल्ड होना चाहिए अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, कि आपने सोच समझ के बात करनी है। अलग बात है कभी कभार उलट पुलट बात हो जाती है, वो एक एक्सेप्शनल केस होता है। यूजुअली अगर हम अपनी रिलेशनशिप्स को बरकरार या अच्छा रखना है, बेहतर कम्युनिकेटर होने की जरूरत है। वरना मैं कुछ कह रही हूँ, अगला कुछ समझ रहा है, मैंने तो यही कहा था, तुमने गलत समझ लिया, तो वो फिर जो है ना, वो डिफरेंसेस और आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन का वर्ड आप अक्सर सुनोगे, अभी तो आप लोगों के कोर्स में नहीं है, पहले एएफसी के जमाने में होता था। कि बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप जो हो बिजनेस ओनर हो, और मैं बिजनेस ओनर हूँ, और हम दोनों आपस में जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो बिजनेस कम्युनिकेशन होती है। ये एक टर्म है, एक नाम अंग्रेजों ने रखा हुआ है बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसका मतलब है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, घरेलू कम्युनिकेशन से हटकर। बेसिकली आपका और मेरा कारोबार नहीं भी है, मैं और आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ सीएफई में काम कर रहे हैं, तो मैं और आप जो कम्युनिकेशन करेंगे ऑफिशियली, वो आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन होगी। चाहे हम बाद में जो है ना, अपना वो काम करने के बाद जो हमें सीएफई ने दिया हुआ था एंड ऑल दैट, उसके बाद मैं और आप चाहे बहुत अच्छे दोस्त हो,
उसके बाद हम अपनी बात अच्छा चलो काम हो गया रखते हैं, अब ये भी हो गया वो भी हो गया, चलो अब चाय पीने चलते हैं। तो उस वक्त मैं और आप दोस्त हो गए, उस वक्त जो है हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन 5 मिनट पहले जब हम दोनों बैठकर किसी मीटिंग के ऊपर काम कर रहे थे या बॉस के साथ मीटिंग ही हो रही थी नॉल दैट, तो उस वक्त हम लोग कलीग्स थे, बिजनेस कम्युनिकेशन उस वक्त हो रही थी। उस वक्त हम लोग ये नहीं एक दूसरे को इशारा कर सकते चलो चाय पीने चले, क्योंकि हम फॉर्मल सेटिंग के अंदर है। आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बेस्ड होती है किस सेटिंग में, सिचुएशन में आप बैठे हो। अभी अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोग उस तरीके, अभी को जारी बात है 2-3 दिन हुए तो दोस्त इतने नहीं बने हो, जब अच्छे वाले दोस्त बन जाओगे तो उस तरीके से क्लास में बिहेव नहीं कर सकते हो जिस तरीके से आप लोग दीवार के उस तरफ बिहेव कर दो करोगे जब सोफे पे बैठे हुए होगे। क्योंकि जब दोस्त हो जाओगे, बातचीत कर ली, रिलैक्स होके थोड़ा सा बैठ गए, टांग पे टांग रख ली, आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। मैंने कहा था कि फलाना काम कर ले, तो हम कर ले नहीं कर सकते यहाँ एक दूसरे के साथ भी, क्योंकि आपकी सेटिंग डिफरेंट है। तो एक छत इधर और एक छत उधर, आपकी सिचुएशन डिफरेंट होगी, आपकी सेटिंग डिफरेंट होगी, आपकी कम्युनिकेशन भी डिफरेंट होगी। तो इस चीज पर हमने होल्ड रखना है कि मैं किस सिचुएशन किस सेटिंग में हूँ, चाहे मैं उसी इंसान के साथ हूँ जिसके साथ मैं 4-5 साल से रह रहा हूँ, जानता हूँ उसको, लेकिन मैं इस वक्त उस सेटिंग और सिचुएशन में हूँ कि मैं उसके साथ उस तरीके से बात नहीं कर सकता। वो बात की बातें मैं देखूंगा उसको कि क्या बात करनी है, लेकिन इस वक्त माहौल ऐसा है तो मैंने सोच समझ के उससे बातचीत करनी है। तो इस चीज पर हमारा होल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस सिचुएशन और सेटिंग को हम समझें। ऑफिस वर्क प्लेस कम्युनिकेशन जो है, सॉरी ये बीच में हिंडर कर रहा है, ये दिस वाज नॉट सपोज पीपीटी में बाद में आता। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन करते हो कलीग्स वगैरह के साथ, वो आपकी वर्क प्लेस कम्युनिकेशन होती है, जिसको हम इंटरनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इंटरनल मीन अंदरूनी कम्युनिकेशन। और बिजनेस कम्युनिकेशन में जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, उसमें आप जो हो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करते हो, यानी कि बैरूनी कम्युनिकेशन होती है, जिसमें आप अपने क्लाइंट्स के साथ, जो लोग आपके ऑफिस में काम नहीं करते, आपकी वर्क प्लेस पे काम नहीं करते, आप एक फैक्ट्री में काम करते हो लेकिन आपने किसी दूसरी फैक्ट्री से किसी दूसरे बैंक से बात करनी है, तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो जाएगी। और अगर आप उस अपने फैक्ट्री में किसी से बात कर रहे हो, कलीग से, सुपरवाइजर से, वर्कर से, तो वो आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन होती है। वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, वर्क प्लेस का मतलब होता है जहां आप काम करते हो, वो फैक्ट्री हो सकती है, बैंक हो सकता है, इवन आप अगर घर के अंदर ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो जिस वक्त ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो वो आपकी वर्क प्लेस हो जाएगी। तो उधर आप जो काम कर रहे हो, जो चार दीवारी आपकी छत के साथ है, वो आपकी वर्क प्लेस होगी, इरिस्पेक्टिव के कि आप क्या काम करते हो। अच्छा, इसकी भी हमने बात की है, आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन एंड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल जरा पढ़िएगा, खुद की कम्युनिकेशन आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन किस किस के साथ अंदाजन हो सकती है। क्लाइंट के साथ हो सकती है, बैंकर के साथ हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ हो सकती है, डेटर के साथ हो सकती है, कर्ज वगैरह लिया हुआ हो, वेंडर के साथ हो सकती है। फॉर एग्जांपल अब हम चाहें कि हमारी जो है ना छत हमने चेंज करानी है, तो बाहर से किसी को हायर कर रहे हैं आके, हमारा कोई सीएफई का अपना डिपार्टमेंट थोड़ी है कि जो कंस्ट्रक्शन, हमने बाहर से ही किसी को हायर करना है। तो जब हम बाहर से किसी को हायर करें तो उसका मतलब है वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होगी, अंदर अंदरूनी थोड़ी है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं या गवर्नमेंट के होते हैं, उनके होते हैं अपने इंटरनल ही, इलेक्ट्रिशियन भी होगा, प्लम्बर भी होगा, वो एक अलग बात है। उसको फोन करके बुला रहे हो इलेक्ट्रिशियन को, तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप भी उसी ऑफिस में काम करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्लम्बर भी उसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, देन इट इज गोइंग टू बी इंटरनल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर आप बाहर से किसी को हायर कर रहे हो फॉर समथिंग, दैट इज गोइंग टू बी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। और विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन विद सबॉर्डिनेट, सीनियर, पीएन, मैनेजर। अभी जैसे मेरी और मोहसिन की बातचीत, तो वो हमारी इंटरनल है, क्योंकि वो भी इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, मैं भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ। को वर्कर्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए। अच्छा, यहाँ ये दो इमेजेस मैंने डाली हैं, इन दो इमेजेस में मुझे बताइएगा कि कौन सा आपको लग रहा है कि आप अपने ऑफिस में बातचीत कर रहे हो, और कौन सा ऐसा लग रहा है कि आप किसी और में गए हो, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो रही है, और किसमें इंटरनल हो रही है। ये वाला अगर मैं माउस इधर रखूं, एक्सटर्नल है। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी जवाब देना है, व्हाट अबाउट दिस, ये इंटरनल है, क्योंकि देखने में ही फील आ रही है, वे दिस लेडी इज लीन्ड ऑन द टेबल, तो आपको लग रहा है कि ये थोड़ी सी रिलैक्स्ड है इस वक्त।
ठीक है, और ये बंदा भी हाथ में लेके लैपटॉप खड़ा हुआ। यूजुअली आप इस तरह किसी के साथ मीटिंग में जाओगे तो हाथ में लेके तो लैपटॉप नहीं ना खड़े होगे कि आए मैं आपको मीटिंग के मिनट्स बताता हूँ और ये काम है। और ये क्योंकि, और इसमें अगर आप देख रहे हो कि फासला थोड़ा कम है, ये भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है कि ये बंदा और ये बंदी के दरमियान फासला कम है, इस बंदा और इस बंदी के दरमियान फासला ज्यादा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर आप एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कर रहे हो, यू डोंट नो दैट पर्सन या यू बेरली नो दैट पर्सन, इवन इफ यू नो दैट पर्सन 4-5 साल से, लेकिन वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, उनको आपने थोड़ा सा स्पेस देनी है। वरना अगर आप बहुत ज्यादा क्लोज होके खड़े होगे तो में आ जाता है, डिसरिस्पेक्ट में आ जाता है कि आपको ये नहीं आइडिया या तमीज नहीं है कि आप इतना करीब होके क्यों खड़े हुए हो। तो ये डिस्टेंस भी आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिपिक्ट करता है कि आपको एटिकेट्स हैं या मैनर्स हैं कि नहीं है। अच्छा, ये सिचुएशन में अगर आप समझो ये लोग अभी बेचारा एक ये चाय पी रहा है, पी रही है या पी रहे हैं और रिलैक्स, थोड़े से रिलैक्स भी कर रहे हैं, दोनों चीजें हो रही हैं इस पर। अब अगर समझो कि लेफ्ट हैंड साइड से इनका बॉस आ जाता है या आ जाती हैं, तो फिर ये ऐसे ही रहेंगे या थोड़े से अटेंटिव होंगे? थोड़े से अटेंटिव होंगे। एटलीस्ट ये होगा कि ये नहीं बेशक खड़ी हो, चाहे खड़ी भी हो जाए, ये जरूर खड़ी हो जाएंगी, तो थोड़ा सा अटेंटिव होगा ना। हालांकि उधर ही खड़े हैं ये, वही टेबल है, वही वही छत है, वही चार दीवारी है, सिर्फ बॉस यहाँ से आया है। इसका मतलब है कि इनकी सिचुएशन डिफरेंट हो गई है। बॉस के बगैर इनफॉर्मल थे, जैसे ही बॉस, हालांकि बॉस इनसे बात भी नहीं करेगा, बॉस कॉरिडोर सीधा चला जाएगा अपने ऑफिस में या कहीं और। तो लेकिन वो जो दौरानिया था, जो ड्यूरेशन थी, वो इनके लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल सिर्फ लफ्जों की तो नहीं ना होती। आपने सिर्फ सलाम किया तो वो इधर बैठे बैठे भी सलाम कर सकती है, लेकिन आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी शो करना होता है कि आप फॉर्मल हो को इनफॉर्मल हो, इशारों से जो होती है आपकी नॉन वर्बल। तो इस तरह आपकी जब सेटिंग या सिचुएशन होती है तो आपकी कम्युनिकेशन भी डिफरेंट हो जाती है। एक सेकंड, मुझे मैसेज देखने थे, बच्चे किधर गायब हो गए? मैसेज आए, पिक्चर विजिबल नहीं हो रही है। ओके, ठहर जाए 1 मिनट। वही मैंने तो पहले पूछा था कि स्क्रीन शेयर हो रहा है, 1 सेकेंड। अगर मैं आपका बेटा चैट देख के जल्दी रिप्लाई नहीं करती ना, तो आप प्लीज मेरे साथ मुझे माइक ओपन करके बताया करो। अब बताइएगा, हो रही है शेयर? ओके गुड। कभी कभी ये जो टैब है ना, ये गायब हो जाता है जिसमें आप लोगों की चैट नजर आ रही होती है मुझे। एक मिनट, लेट मी चेक द मैसेजेस। ओके, अब हो रही है शो, गुड है। So I'm going to share this PPT with you guys. It's not a PPT, it's a PDF file now. Gee, this was the image that we were talking about. मेरी तरफ से ओपन है, स्क्रीनशॉट में है बेटा ये तो। अगर तो स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रहा है तो फिर तो शेयर। और बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि सिर्फ आपको वर्ड्स नजर आ रहे हैं, पिक्चर नजर नहीं आ रही है? दैट्स स्ट्रेंज। माइक पे रिस्ट्रिक्शन है। ओके, वो उधर से लगा के गए होंगे। चलो ठीक है, आज के लिए चैट रहने दें। वो वीडियो और माइक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के गए। यूजुअली दे डू दैट। अच्छा, कम्युनिकेशन आपकी जो होती है वो टू वे होती है। जैसे मैंने कहा था, अगर मैं अपने आप से भी बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ, कौन सुन रहा है? मैं ही सुन रही हूँ, तो फिर भी ये टू वे कम्युनिकेशन ही है। जैसे हम अल्लाह मियां से भी बात कर रहे होते हैं, वहां से दुआ कबूल हो तो जवाब आता है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये भी टू वे कम्युनिकेशन होती है ना। वो सुन तो रहे हैं, वो करे ना करे वो एक अलग बात होती है।
तो ये हमेशा आपका टू वे प्रोसेस होता है और ये काइंड ऑफ अ लूप में होता है। एक आपका सेंडर होता है जो मैसेज को सेंड करता है, दूसरा आपका रिसीवर होता है। अगर वही मैंने बात की थी, रिसीवर आपका एक इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है फॉर दैट मैटर, सामने कोई भी हो आपके, और आपके मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। ये दो चीजें तो डेफिनेटली लाजमी होती है। अब सेंडर जो है, जब वो मैसेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, और ये बात यहाँ देखना कम्युनिकेशन की हो रही है, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। आज के लेक्चर में मेरे ख्याल से राइटिंग के ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये ओवरऑल कम्युनिकेशन के ऊपर बात हो रही है, जिसमें बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना चारों चीजें शामिल होती हैं। तो जब भी एक अपना मैसेज क्रिएट करता है, अब मैंने ये पहले सोचना है कि मैंने इनको अगर मैसेज कन्वे करना है, तो मैंने फोन से करना है, मतलब ओरली करूंगी मैं, या मैं रिटर्न करूंगी, पहले तो ये सोचेंगे ना कि मैंने लिखकर टेक्स्ट करना है या मैं इनको कॉल करूंगी। फिर उसके बाद आप ये सोचते हो कि मैंने मैसेज इनको क्या करना है, वो मैसेज को ड्राफ्ट करो, चाहे 2 लाइनें ही लिखनी हो, जल्दी आ जाओ, ठीक है, कोई भी आपने मैसेज करना है, रिटन फॉर्म में करोगे या ओरल फॉर्म में करोगे, ये सोचोगे। फिर मैंने मैसेज में इंक्लूड क्या करनी है इन्फॉर्मेशन, वो आप सोचते हो उसके बारे में। फिर ये सोचते हो कि सामने वाला जो है वो अभी शायद मेरी मेरी लैंग्वेज उसको समझ में ना आए, जो भी मैं लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, तो मुझे उसको माइंड में रखते हुए लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करना है, अपने सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करना है। आप ये समझो कम्युनिकेशन में हमारा जो मैसेज है जो हमने कन्वे करना है, वो तो सारी बातें इंपॉर्टेंट होता ही है, कम्युनिकेट करना है। हमारा ऑडियंस या रिसीवर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये जगह जगह कहीं बाद में भी पढ़ोगे ना लाइफ में कम्युनिकेशन को रिलेटेड, तो वो ये होगा ऑडियंस को इंपॉर्टेंस दो, ऑडियंस को इंपॉर्टेंस दो। मैं अगर एग्जाम्पल दूं कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाती हूँ, तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर मैं आप लोगों के एज ग्रुप को पढ़ाऊं और मैं क्लास 2 के या 3 के बच्चों को पढ़ाऊं, तो मेरा मैं एक ही पीपीटी एक्सक्यूज मी बना के दे को भी दे दूं और उनको भी दे दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे उनके लेवल पर आकर वही ग्रामर के रूल्स होंगे, वही लेटर राइटिंग होगी, चलो जी अपने बारे में आप सेंटेंसेस लिख दे वो होगा, लेकिन मुझे उनके लेवल पर आकर उनको समझाना भी पड़ना है, और उनके लेवल पर आकर वर्ड होगी और उनको भी मैं बताऊंगी बेटा ऐसे नहीं ऐसे लिखो, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखो। तो आपने चीज आप वही कर रहे हो, लेकिन सामने वाला मेरा डिफरेंट है, तो मुझे उसके हिसाब से अपने लेक्चर को बनाना पड़ेगा। मैं एक ही चीज को सारों के साथ यूज नहीं कर सकती। तो आप ये समझो कि आप जब किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसके बारे में अगर पता ही नहीं है, मुझे यही नहीं पता कि मैंने क्लास 2 को पढ़ाना था, मैं तो अपनी वही एक रेगुलर पीपीटी ली और बना के चली गई, मुझे पता चला क्लास खोला, ओए ये तो छोटे बच्चे हैं क्लास 3 और 4, इसका मतलब है कि मेरी तरफ से नाअहली है कि मैंने पता ही नहीं किया कि मेरा ऑडियंस कौन है, और मैंने बस सोचा कि जो मेरे पास है, मैं इंग्लिश ही तो पढ़ानी है तो चलो वही पढ़ाने चली जाती हूँ। फिर क्या होएगा, मैं अपनी पीपीटी तो शेयर नहीं कर सकूंगी उस वक्त, देयर एंड देन मुझे जो है ना फटाफट दिमाग में लाना पड़ेगा मैं इन लोग 2 और 3 के बच्चों को कैसे कैटर करूं, क्योंकि अब पढ़ाना तो है 1-1.5 घंटा। तो ये इसका मतलब है प्लानिंग नहीं की हुई थी। तो आप अपने ऑडियंस को बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हो, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, मेरा मैसेज उन तक सिर्फ पहुंचे नहीं, वो समझे भी, और उसके बाद फीडबैक भी दें। ये जो लूप आ रहा है आपका, कि मैंने उन तक मैसेज पहुंचाया, उनको समझ आना चाहिए, वो मेरी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं कि उनको सामने वाले को समझ में आए, मेरी तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए, उसके हिसाब से वो फिर वो फीडबैक आपको देंगे। अगर हम ही तो आधा पौना टूटा फूटा मैसेज उनको कन्वे करेंगे, तो फिर बिलीव मी उधर से भी फीडबैक टूटा फूटा ही आएगा, कि जो इन्फॉर्मेशन हम देंगे, और क्या पता जो इन्फॉर्मेशन मैंने फॉर एग्जांपल 60% इन्फॉर्मेशन दी है, उस बेचारे की अंडरस्टैंडिंग थी 40% की, उसने उस टूटे फूटे में से भी 40% सिर्फ अंडरस्टैंड किया और उस 40% का मुझे फीडबैक दे दिया। मैंने तो उसको 100% दिया भी नहीं था। इवन दो अगर मैं उनको 100% दे भी दूं, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस, एटीट्यूड, स्किल्स, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, बैकग्राउंड नॉलेज, एजुकेशन, रिलीजन, एनवायरनमेंट के हिसाब से वो मैसेज समझेगा बंदा। तो हम कभी कभी कहते हैं ना मैंने ये कहा था तुम्हें समझ नहीं आया, अभी इतना नहीं, ये चीज समझ में आएगी आप लोगों को जब आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो ज्यादा समझ में आएगी। वो इस वजह से क्योंकि हमने जो सोचा है, चाहे हमने 100% क्लियर अल्फाजों में अगले बंदे को बोली है वो चीज, उसने नहीं समझी, बिकॉज उनका सिचुएशन, उनकी मेंटल परसेप्शन, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड या उनकी हेयरिंग स्किल्स भी फॉर दैट मैटर, वो डिफरेंट है ना आपसे। आपने सोचा कि मैंने ये कह दिया तो अगले बंदे ने बस कर देना है वो काम, वो एक्सपेक्टेशन एज अ ह्यूमन होती है हमारी, लेकिन हमें अगर चाहते हो कि हमारा काम हो जाए, तो फिर
एफर्ट हमारी तरफ से होनी है कि हम ऐसा मैसेज क्रिएट करें कि जिसमें सामने वाले को मिनिमम मिसअंडरस्टैंडिंग हो और मैक्सिमम वो समझे। हम अपने लिए मैसेज कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे, हम उनके लिए कर रहे हैं, तो एफर्ट हमारी तरफ से जाएगी। उनकी तरफ से भी एफर्ट होगी कि उनको भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि जी सामने वाले से मैसेज आ रहा है, तो वो सामने वाले ने भी, वो देख लो उधर, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से लिखा होगा, तो मैंने भी तो थोड़ी सी कोशिश करनी है ना अगले समझने के लिए। तो ये दोनों तरफ से काम होगा, जो भेजने वाला है उसको सामने वाले को समझने की जरूरत है, और जो रिसीवर है उसको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यार अगर सामने वाले ने कोई मैसेज भेज दिया है तो वो उन्होंने अपने हिसाब से भेजा होगा, तो चलो मैं इसको डिकोड करता हूँ। यहाँ वर्ड लिखा हुआ है ना कि मैं इसको डिकोड करता हूँ कि करने का मकसद क्या, कहने का मकसद क्या था इन साहब या साहिबा का, इसको थोड़ा सा तोड़ फोड़ के समझने की कोशिश करता हूँ। तो दोनों तरफ से ही एफर्ट होती है, हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते कि अगर कम्युनिकेशन हमारी इफेक्टिव ना हो तो। ये पूरा एक लूप है, जो कंप्लीट होगा तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव, अदरवाइज बीच में कहीं ना कहीं टूटी फूटी कम्युनिकेशन इधर से उधर जाएगी। सेंडर जब कोई भी चीज सेंड करता है, अभी एक एग्जांपल हमारे पास आया टेक्नोलॉजिकल बैरियर का, यहाँ नॉइज से मुराद ये है, नॉट लिटरली आवाजें और शोर, कि ये बैरियर्स होते हैं आपके दफा कम्युनिकेशन के अंदर, यानी कि रुकावटें आ जाती हैं। हम समझ रहे होते हैं कि हमारा मैसेज सामने वाले तक जा, ड्यू टू सर्टेन बैरियर्स सामने वाले तक वो मैसेज नहीं जा रहा होता। इसकी एग्जांपल अभी हमारे पास लाइव यही थी कि मुझे लग रहा था कि स्क्रीन शेयर हुई हुई है और बच्चों के साथ स्क्रीन शेयर नहीं हुई हुई थी, तो इसको हम टेक्नोलॉजिकल बैरियर कहेंगे, मेरे एरर के साथ साथ, कि मैंने ही नहीं देखा कि वो जो है ना स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। तो क्या हुआ, मैं तो मैसेज अपनी तरफ से दे रही हूँ, लेकिन मेरा जो रिसीवर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, उन तक तो वो स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रही थी। इसका मतलब है कि उनको आधी बातें समझ में आ रही होंगी जो मैं बोल रही हूँ, देख नहीं रहे हैं तो विजुअली उनको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वो गड़बड़ हो सकती है। तो इस वजह से कोशिश यही हमने करनी चाहिए कि ये जो आपके बैरियर्स आएंगे, ये आ जाते होते हैं। इसमें लिसनिंग बैरियर आ जाएगा, जैसे मैंने कहा था कि मैं समझ रही हूँ कि जो मैंने बोला है वो सामने वाले तक पीछे वाले तक सब का समझ में भी आएगा। इसमें साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी आ जाते हैं, इसमें हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। मल्टीपल रुकावटें आ जाती हैं जिसकी वजह से मेरा मैसेज सामने वाले तक सही तरीके से नहीं पहुंचेगा। लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, अभी अगर मैं पंजाबी बोलना शुरू करूं तो आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आएगी, मेरी इतनी बुरी पंजाबी है, तो वो लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा कि मैं अपनी तरफ से कहूँ मैंने तो सारा कुछ बोल दिया था, ये बच्चों ने अभी नहीं किया क्योंकि मैंने सही तरीके से बोला ही नहीं था। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और फीडबैक इज अ मस्ट। फीडबैक मतलब रिस्पॉन्स देना, अब चाहे वो सर हिलाकर ही रिस्पॉन्स दे दो। इसमें दो प्रॉब्लम्स होते हैं, एक तो कि आप सामने वाले जिसने मैसेज भेजा है उसको पता ही नहीं चलता कि सामने वाले को मेरा मैसेज रिसीव हुआ है, में आया है। नहीं भी समझ में आया तो फीडबैक तो दो कि ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में नहीं आई, हाईलाइट कर दो, अगर रिटर्न है तो हाईलाइट करके भेज दे उनको कि ये पार्ट समझ में आ गया, ये पार्ट समझ में नहीं आया जी, लेक्चर का फर्स्ट हाफ समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। फीडबैक देना मस्ट है, चाहे आप वर्बली दे रहे हो चाहे आप इशारों से दे रहे हो, क्या आप हाँ सर हिला दो, थम्स अप कर, इसी किस्म का जो आपने फीडबैक देना है। अब अगर कोई दरवाजा खोल के आ जाता है अंदर ऑफिस में से और अभी मैं उनसे बात नहीं कर सकती, तो वो बेचारा खड़ा रहे, मेरी तरफ से कुछ तो फीडबैक जाना है ना उसको। फिर मैं इशारा कर दूंगी आ जाए, या मैं इशारा कर दूंगी अभी जाओ, तो वो बंदा तो बेचारा उधर ही लटका रहेगा कि मिस मैं क्या करूं, फिर थोड़ी देर बाद शायद दरवाजा बंद करके खुद चला जाए, लेकिन मिस कम्युनिकेशन हो जाएगी। वो ये रूड है, मैं खड़ा रहा या खड़ी रही इतनी देर, इसने जवाब ही नहीं दिया, तो वो हालांकि मैंने शायद बेध्यानी में उनको शायद जवाब ना दिया हो, लेकिन वहां मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो फीडबैक देना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक चीज इस वजह से। दूसरी चीज डिसरिस्पेक्ट बहुत होता है, कोई आपको मैसेज सेंड कर रहा है और आप उसको फीडबैक नहीं दे रहे हो, तो दैट इज एन एलिमेंट ऑफ बीइंग डिसरिस्पेक्ट। यू डोंट केयर अबाउट द पर्सन, केयर अबाउट द मैसेज, कि आपने कोई फीडबैक ही नहीं दिया। ओके कहीं मैसेज लिख के भेज दो सिर्फ, विल टॉक लेटर, वेट, ये टेक्स्ट कर दो, इतना तो आप लोग कर, बंदा कर सकता है ना, कि एटलीस्ट उनको ये मैसेज रिसीवर को अगर टेक्स्ट की बात हो रही है कि आपने देख लिया है सुन लिया है, लेकिन अभी आप बिजी हो, थोड़ी देर बाद उनसे आप कांटेक्ट करोगे, लेकिन आपका मैसेज चला गया है और सामने वाले को पता है कि आप तक मैसेज पहुंच गया और आपकी तरफ से कोई फीडबैक नहीं आ रहा, तो वो बहुत डिसरिस्पेक्ट की बात होती है। अब आपका बॉस आपको ऑफिस में बुलाइए, फाइल पे काम करो और 5 बजे तक मुझे दे दोगे, दे सकते हो, और तुम्हें गुम और फाइल नहीं उठा के चले गए हो, आपने कोई फीडबैक ही नहीं दिया उनको,
तो वो फिर अगेन डिसरिस्पेक्ट में बात आ जाती है कि आप काम करके तो उनको दे दोगे, लेकिन उस वक्त आपने उनको कोई फीडबैक नहीं दिया ओके का। अगर आपको ईमेल आई है तो आप बैठ के काम करना शुरू कर दिया, ईमेल का रिप्लाई नहीं किया, ओके द वर्क विल बी डन बाय 5 PM, फिर करने बैठो ना, ताकि उनको पता तो चले कि ईमेल तो मिल गई, अपना काम शुरू कर दिया है कि नहीं कर दिया है। 5 बजे तक आप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, और किसी वजह से नहीं दे सकते हो तो भी रिप्लाई करो कि सर मुझे जल्दी जाना है, तो मैं आपको कल दे दूंगा या रात को 8 बजे तक दे दूंगा घर से करके, कोई तो फीडबैक दिए ना, वरना वो फिर इंतजार में बैठे रहेंगे। या फिर बॉसेस, क्योंकि अगेन बॉसेस भी होते हैं या सीनियर्स होते हैं, वो फिर आपको कॉल करेंगे या टेक्स्ट करेंगे कि जी ईमेल मिली थी, काम शुरू कर दिया। जी बॉस मैंने तो आधे से ज्यादा काम शुरू, उधर एफिशिएंसी दिखा रहे हैं लेकिन कम्युनिकेशन में सिर्फ एक जरा सा सेंटेंस लिखकर ईमेल का रिप्लाई नहीं किया आपने, तो कहेंगे कि भाई रिप्लाई तो कर देते, मैं समझा कि तुम्हें ईमेल ही नहीं मिली या तुमने ईमेल ही नहीं देखी, क्योंकि आई डोंट थिंक कोई चेक कर ले तो उसका कोई सेंडर को कोई नोटिफिकेशन आती है कि उसने चेक कर लिया। टेक्स्ट मैसेज में जो हमारा व्हाट्सएप पे हो जाता है ना कि ब्लू टिक होता है, तो ईमेल आपको मिली है, आपने खोली है, आपने पढ़ी है, उसका मुझे नहीं, अभी तक तो ऐसा ही है, आगे जाके टेक्नोलॉजी शायद ऐसी हो जाए कि ईमेल्स का भी पता चल जाए, होता है कुछ, बस फिर ये ऐसे में ज्यादा वो हो जाता है। अच्छा ये मिनिमम, मैंने बैरियर्स की यहाँ बात की हुई है कि जिनकी हम रुकावटों की बात कर रहे थे, जिनको हम हिंड्रेंसेस कह सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स कह सकते हैं, बैरियर्स कह सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। रीजन उनका होने से क्या नुकसान होता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन की का फ्लो है जो स्मूथली चल रहा होता है वो इंटरप्ट हो जाता है। अभी अगर चलते चलते हमारा नेट चला जाए तो हमारी कम्युनिकेशन में पॉज आ जाएगा ना, मुझे रुकना पड़ेगा कि नेट, अभी जैसे ये भी ऑन नहीं हुआ था, नॉट मूविंग ऑन, तो ये बाय चांस अभी दोनों हमारे टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स के उसमें कैटेगरी में आ रहे हैं। और रिजल्ट क्या निकलता है कि आपकी कम्युनिकेशन इनफेक्टिव होती है अगर कोई बैरियर्स हो। ये हमें खुद आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है पर्सनल लेवल के ऊपर, और ये दैट गोज फॉर प्रोफेशनल एंड घरेलू कम्युनिकेशन में भी, कि मेरे अंदर ऐसा क्या, सुनता नहीं हूँ ध्यान से, या मतलब जवाब मैं नहीं देती, जैसे फीडबैक है एक, ये आपके अंदर एक थोड़ा सा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है कि मैं जो हूँ वो फीडबैक नहीं देती या देता, या मैं शायद सुन नहीं पाता, या मुझे लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम है। तो अगर हम खुद आइडेंटिफाई कर लें कि मुझे कहाँ इशू आ रहा है, क्योंकि मेरे इनके साथ भी वही इशू आ रहा है, इनके साथ भी वही इशू आ रहा है, उनके साथ भी वही इशू, मतलब है कि कहीं प्रॉब्लम या लैकिंग मेरे में है। ये तीनों तो नहीं ना गलत हो सकते कि मुझे इन तीनों का चारों का ही मैसेज आधा पौना हमेशा समझ में आता है, इसका मतलब है आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। ए, अब वर्क किस चीज पे करना है, मैंने अपनी लिसनिंग पे करना है, मैंने अपनी लैंग्वेज पे करना है, मैं ध्यान नहीं देता उसके ऊपर करना है कि मेरा ध्यान उस सेल फोन में या इधर उधर होता है, किस चीज पर मैंने अपने काम करना है, पहले तो आइडेंटिफाई काम पे अपना कुछ करना है, और फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि मैंने अपनी कौन सी स्किल को या कौन सी चीज को बेहतर करना है, फिर उसके ऊपर उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा इफ यू वर्क ऑन दैट। ये स्लाइड आप लोग देख लेना, इसको मैं आगे लेके जा रही हूँ, बैरियर्स के ऊपर ही बात हो रही है, बड़े बहुत किस्म के बैरियर्स होते हैं, हम ही लिखे हैं। अच्छा जी, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी 4 स्किल्स होते हैं, 2 आपकी रिसेप्टिव स्किल्स होती है, 2 प्रोडक्टिव होती है, जिसके ऊपर बाय चांस कल हमने बात की थी इनपुट और आउटपुट की, कि 2 आपकी ऐसी स्किल्स होती हैं जिसमें आप खुद कोई चीज प्रोड्यूस करते हो, और 2 ऐसी स्किल्स होती हैं आपने किसी की चीज को खुद इनटेक करना होता है। अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो आप किसी और का नॉवल पढ़ रहे हो, किसी और ऑथर ने लिखा है और आप उसको रीड कर रहे हो, तो वो आपकी रिसेप्टिव स्किल हो जाएगी, आप उन बातों को रिसीव कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे मेरा लेक्चर इस वक्त सुन रहे हो, तो मेरी, आप लिसनिंग कर रहे हो उस वक्त, आप लिसनिंग भी आपकी रिसेप्टिव है कि आप जो हो वो किसी की सुन रहे हो, इनटेक कर रहे हो। अब आ जाती है प्रोडक्टिव की बात, यानी कि क्रिएट क्या करना है। अगर आप बोल रहे हो तो वो आपकी प्रोडक्टिव स्किल होगी, क्योंकि आप खुद कोई चीज क्रिएट कर रहे हो, खुद कोई चीज माइंड में सोची है और उसको निकाल रहे हो, या कोई इवन लिखी हुई भी कोई चीज है उसको आउट लाउड अगर आप पढ़ रहे हो, तो उस वक्त आप जो हो वो अपनी प्रोडक्टिव स्किल्स है वो यूज कर रहे हो, क्योंकि यू आर स्पीकिंग। सेम इज द केस विद आपकी राइटिंग, क्योंकि आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो खुद, जैसे कल आप लोगों ने किया, सबके एडवांटेज या डिसएडवांटेज पे हमने नेट के ऊपर लिखा था, तो सबने अपना ही कोई चीज प्रोड्यूस किया था ना, ऐसा तो नहीं था कि किसी का मैंने कहा कि बेटा पढ़ो, आप लोगों ने खुद चीज प्रोड्यूस की थी, तो वो आपकी वो प्रोडक्टिव स्किल्स हो गई। 4 स्किल्स होती हैं
कि जिनके ऊपर हमने देखना है कि प्रोफेशनली एंड पर्सनली ज्यादा मैंने किसके ऊपर फोकस रखना है या काम करना है। जिसके ऊपर अगर तो चारों स्किल्स बहुत ही अच्छे हैं फिर तो बात है, लेकिन अगर लग रहा है कि कोई एक स्किल मेरी वीक है और मुझे प्रोफेशनली या पर्सनली इस स्किल की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो फिर यू नीड टू वर्क ऑन दैट स्किल। वरना अगर हम उस स्किल पे काम नहीं करेंगे तो फिर गिरते पड़ते ही कम्युनिकेशन हमारी हो। और अगर चारों स्किल्स अच्छी हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, एक वर्ड है हेयरिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग? एक दूसरे के काइंड ऑफ सिनोनिम तो हैं, लेकिन डिक्शनरी में मीनिंग डिफरेंट है। हेयरिंग क्या होगी? ओके, ओके, यू गोइंग टू बी अटेंटिव टुवर्ड्स द स्पीकर जब आप कोई चीज सुन रहे हो। और हेयरिंग होती है, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। आपके कानों में जो भी नेचुरली आवाज पड़ रही है तो वो आपकी हेयरिंग है। इसमें पंखे की भी हमें आवाज आ रही है, एसी की भी आवाज आ रही है, वी नॉट फोकसिंग ऑन दैट, तो वो आपकी हेयरिंग हो रही है। लिसनिंग जैसे इन्होंने कहा, वो आपकी जो है वो कॉन्शियस एफर्ट होता है, आप ध्यान से किसी चीज को सुनते हो। अगर कोई दोस्त आपके साथ बैठा हुआ है, या मेरे साथ ये मसला हो गया था आज, ये हुआ था वो, अगर इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन देन यू आर हेयरिंग, एंड इफ यू आर पेइंग अटेंशन टू योर फ्रेंड देन यू आर लिसनिंग। तो हेयरिंग और लिसनिंग में ये फर्क है, जब आप अटेंशन पे नहीं करते हो तो आप सिर्फ कानों में आवाज, आप फीडबैक फिर उसी हिसाब से मिलेगा सामने वाले को। आप सामने वाला बेचारा बोल रहा है, समझा रहा है कोई चीज, आप सिर्फ हेयरिंग कर रहे हो, हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ, ध्यान इधर उधर है ध्यान। और फिर जब वो आपसे कहेगा अच्छा क्या फिर इसका क्या बनाए, हम क्या रिजल्ट निकलेगा इसका, तो कहोगे फिर क्योंकि पूरी बात ध्यान से सुनी नहीं थी तो फिर वो वो कुछ सुना होगा बीच में, नेचुरली जो हेयरिंग हो गई है तो उसमें ही बस फीडबैक दोगे, फिर वो टूटा फूटा फीडबैक हो जाएगा क्योंकि ध्यान से सुना नहीं था। तो ये हमने आइडेंटिफाई करना है कि प्रोफेशनली एंड पर्सनली कौन सी स्किल मेरी ज्यादा इस्तेमाल होती है। और जैसे कंटेंट राइटर्स हैं, उनकी उनको पता है कि मैंने मेरी रोजी रोटी जो है ना वो राइटिंग से ही है, तो मैंने राइटिंग के ऊपर अपना होल्ड करना है, बाकी चलते रहे, लेकिन राइटिंग पे मुझे होल्ड करना है। अब उसके लिए चाहे मुझे रीडिंग करनी है चाहे कुछ करना है, लेकिन बेसिक चीज मेरी राइटिंग है। तो यू नीड टू नो कि आपका ऐसा कौन सा स्किल या स्किल्स हैं जो कि आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ज्यादा काम में आते हैं, तो उसको हमने ज्यादा बेहतर करना है अगर वो ऑलरेडी बेहतर नहीं है तो। अच्छा जी, कॉमन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्म्स कह लो या टाइप्स कह लो, विजन है, जैसे हमने कल बात की थी वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल होती है वो कम्युनिकेशन जो हम वर्ड्स के साथ करते हैं, चाहे वो हम लिख रहे हो चाहे वो हम बोल रहे हो, वो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी आपकी नॉन वर्बल होती है, वो सारी टाइप्स ऑफ ऑफ कम्युनिकेशन आ जाएगी नॉन वर्बल में, जिसमें अल्फाजों का इस्तेमाल ना होता हो मगर आप अपना मैसेज सामने वाले को कन्वे कर रहे हो। ये कहने को तो होता है ना कि अल्फाज नहीं यूज हो रहे तो ना लिखना है ना सुनना है ना पढ़ना है ऑल दैट, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगर गलत है विद योर वर्बल कम्युनिकेशन, फिर सामने वाले को गलत ही पहुंचेगा। मिक्स मैसेज जिसको कहते हैं, कि आपके अल्फाज कुछ कह रहे हैं और आपकी आंखें आपकी शक्ल आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, तो वो बंदा कहेगा कि यार मिक्स मैसेज जा रहा है मुझे, कि अल्फाज कुछ हैं टोन कुछ है, टोन भी नॉन वर्बल में आ जाती है कि टोन कुछ कह रही है अल्फाज कुछ कह रहे हैं, और ओवरऑल उसको देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ तो कुछ और मुझे फील आ रही है। तो वो आपका फिर मिक्स मैसेज आता है, 100% चीज नहीं जाती। तो हम ना, आप ये नहीं होता कि हम जान के कर रहे होते हैं, इट्स जस्ट दैट कि वी नॉट पेइंग अटेंशन टू आवर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हमारा सारा फोकस वर्बल कम्युनिकेशन। तो हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी इक्वली ध्यान देना है व्हेन स्पेशली प्रोफेशनली। घर में तो चलो चल जाता है बंदा, दो से तीन दफा तुमने ये बोला था, नहीं नहीं मैंने तो ये बोला था, आप थोड़ा सा जस्टिफाई वहां कर सकते हो, थोड़ी सी लड़ाई और आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हो, ये चीज आप प्रोफेशनली नहीं कर सकते हो, फिर आप नेगेटिव उसमें चले जाते हो, नजरों में चले जाते हो लोगों के। तो आपने अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर भी उतना ही ध्यान कि हमने वर्बल पे देना है, सर से लेकर पैर तक आप समझो कि थोड़ी सी हमने अपने अंदर चेंजेस लानी है। अगर हम समझते हैं कि हम अभी ऑफिस जॉब के लिए तैयार नहीं है, तो स्लो एंड स्टेडी अभी से तैयार होना हमने शुरू करना है।
तो बेसिक मकसद यही होता है कम्युनिकेशन का, आप लोगों के साथ शेयर करने का, कि आप लोगों की थोड़ी सी उसकी इम्पोर्टेंस को माइंड में जगाया जाए। पता होता है तेरे वो बेचारी दबी हुई होती है इम्पोर्टेंस, उस इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा दोबारा से रिवाइव करें माइंड के अंदर, ताकि आप लोग उसके ऊपर काम करना शुरू करो। नॉन वर्बल में क्या क्या चीजें इधर लिखी हुई है, बहुत मिनिमम लिखी हुई है वैसे तो। आपकी टोन होगी, आपकी पिच होगी, आपका द वे यू मेक द साउंड, कपड़े आप किस तरह पहनते हो, क्या पहनते हो, आप अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करते हो, उठते बैठते हो, ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। जैसे मैंने कहा था कि नॉक, अगर कोई बहुत जोर जोर से नॉक करे तो वो हम कहेंगे कि इतना बदतमीजों की तरह उस बंदे ने नॉक किया है, तो उसने तो कुछ बोला भी नहीं, लेकिन हमने अपना परसेप्शन बना लिया ना उसके बारे में कि कितना अजीब किस्म का बंदा है, कि उसको ये भी नहीं पता। वो बाद में पता चलेगा कि खुदा ना खास्ता बाहर कोई इमरजेंसी हो गई थी, तो उस वक्त इमरजेंसी में बंदे को मैनर्स और एटिकेट्स याद नहीं रहते, वो बात देगा। लेकिन हमने पहले परसेप्शन बना ली अपने माइंड में कि ये बड़ा अजीब किस्म का बंदा या बंदी है, कैसे दरवाजा तोड़ तोड़ के नॉक कर रहा है, जैसे कभी कोई घंटी मार रहा होता है बहुत जोर जोर से, तो वो अभी आपकी नॉन वर्बल में आ जाती है। तो नॉन वर्बल का सिर्फ मकसद ये नहीं होता कि आप किस तरह के इशारे कर रहे हो, और वो भी डिफर करते हैं फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। आपके जो साइंस होते हैं, ये भी माइंड में रखो, जो साइंस होते हैं वो आप कम्युनिकेशन में है, लेकिन कल्चर टू कल्चर वो डिफरेंट होते हैं। अगर कभी मुल्क से बाहर जाने का मौका मिले नौकरियों के ऊपर या पढ़ाई के सिलसिले में, तो आपने नॉन वर्बल क्यूज को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। वहाँ जो साइंस होते हैं स्पेशली, कि हर जगह, जो पाकिस्तान में वो साइंस अगर पॉजिटिव में जाते हैं तो बाकी कल्चर्स में ही, दो तीन चार कल्चर्स में वो नेगेटिव में जाते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली जब साइंस वगैरह आप यूज कर रहे हो तो। अगर हमें अभी नॉन वर्बल की बात करूं, पाकिस्तान में अगर आप किसी फीमेल से मिलते हो तो हम हैंडशेक करते हैं ऑपोजिट जेंडर्स, नहीं करते ना। और अगर बाहर जाओगे और नहीं करोगे तो वो बुरा मानेंगे कि जी हमने हमने अगर नहीं भी हाथ बढ़ाया तो इस बंदे ने इतनी कर्टसी नहीं थी कि वो हम चेक कर लेता। तो ये हमारा कल्चर कुछ है, उनका कल्चर कुछ है, तो इस तरह की चीजों को हमने माइंड में रखना है। यहाँ करोगे तो डांट ही पड़ जाएगी, उधर करोगे तो भी डांट पड़ जाएगी, अगर उधर नहीं करोगे तो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। अब यहाँ मैंने एक दो पिक्चर्स वो एक्यूमुलेट करके ही डाली हुई है। इसमें आई कांटेक्ट भी आपका आता है, कि अगर आपसे कोई कम्युनिकेट कर रहा है नॉट हैविंग अ गुड आई कांटेक्ट विद द अदर पर्सन, तो मिसपरसेप्शन हो जाएगी, ये बंदा सुन नहीं रहा ध्यान से, ये मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मेरे बात पे को गौर से नहीं सुन रहा है। तो ये अगेन वो चीजें माइंड में आना शुरू हो जाती हैं। आपके जेस्चर्स, बॉडी जेस्चर्स कहते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस आपकी कैसी हैं, आप लेट के बैठे हुए, उठ के बैठे हुए हो, इंटरव्यू पे गए हुए हो या मीटिंग के अंदर, हाउ यू आर सिटिंग, हाउ यू आर स्टैंडिंग, कुर्सी को उठ रहे हो तो धड़ाक करके पीछे कर दिया है, तो और या आराम से उठे हो बगैर शोर किए हुए, इवन दो कि हाउ यू स्टर योर कप ऑफ टी, दैट कन्वेज मैसेज टू द अदर पर्सन। टक 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 करके चाय मिला रहे हो अपनी, या आराम से तमीज के साथ मिला रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं कि जो मैनर्स और एटिकेट्स भी शो करती है, और आप बंदे हो या बंदी हो वो भी शो करता है अगले बंदे को। हमें लगता है कि ये चीजें नोटिस नहीं की जाती, लेकिन की जाती हैं प्रोफेशनल लेवल पर स्पेशली, इफ नॉट ऑन पर्सनल लेवल। जी, आपका पर्सनल स्पेस जिसकी अभी मैंने बात की थी, पर्सनल स्पेस दो तरीकों की होती है। एक होती है लिटरली फिजिकल स्पेस, कि अगर यहाँ कोई अभी स्टूडेंट वो यहाँ खड़ा हो या यहाँ खड़ा हो में डिफरेंस है, तो ये फिजिकल स्पेस आ गई। और दूसरी स्पेस जो आप लोग कहते हैं ना, अम्मा अब्बा नहीं देते आप लोगों को स्पेस, वो वाली स्पेस आ गई कि हर वक्त सर पे सवार नहीं रहना चाहिए, वो फिग्यूरेटिव वाला है। ये है कि लिटरली सर पर सवार है, और दूसरा है कि आप अगले बंदे को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस नहीं देते हो ना, ये वो वाली स्पेस। तो ये वाली भी नॉन वर्बल में दोनों में आ जाती है, स्पेस और अदरवाइज ब्रीदिंग स्पेस अगले बंदे को दे रहे हो। आपके पोस्चर्स किस तरह के हैं, आप जो हो वो हर वक्त इस तरह बैठे रहते हो, इसका मतलब है कि आप थोड़े से जो हो ना वो नहीं हो, जिसको कहते हैं ना, नॉट आई एम नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड स्ट्रॉन्ग, लेकिन अटेंटिव काइंड ऑफ नहीं हो। अगर आप थोड़ा सा इस तरह बैठे रहते हो, आपका बैक का पोस्चर सही है, तो उसको अटेंटिव हो। तो ये आपकी बॉडी जेस्चर्स और पोस्चर्स भी जो है ना वो बता रहे होते हैं कि आपने हाथ, अब इतने डिटेल में मैं क्या जाऊं, हाथों के ऊपर भी लोग देखते हैं कि आपने हाथ किस तरह रखे हुए, ये कन्वे करता है कि आप शाय हो या आप कॉन्फिडेंट हो। तो ये मल्टीपल चीजें, जब इसके ऊपर सोचना या पढ़ना या काम करना चाहोगे तो गूगल पे करना, तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। फेशियल एक्सप्रेशंस और फिजिकल कांटेक्ट की भी हमें बात हुई है, जैसे हमने पीछे भी किया था, कि अगर आप कलीग्स के साथ हो तो थोड़ा सा आप करीब में भी बैठ सकते हो या कर सकते हो,
इवन दो कुछ हमारे कल्चर में अभी हो गया है कि कलीग मेल और फीमेल कुछ इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ऑफिसेज के अंदर ला लेते हैं, तो वहां वो फिजिकल कांटेक्ट आ जाएगा कि वहां बुरा नहीं माना जाता, कंधे पे हाथ रख लिया मेल और फीमेल ने एक दूसरे के, तो वो फिजिकल कांटेक्ट कुछ हद तक अभी हमारे कल्चर में आ रहा है कि जी ओके हो गया, वरना तो बिल्कुल ही वो था ना कि हम नहीं हाथ मिलाते थे या कंधे पे भी हाथ नहीं रखते थे, सर पे भी नहीं मारा ऐसे करके। तो अब वहाँ कलीग्स हैं तो वो इस तरह का फिजिकल कांटेक्ट हो जाता है, तो वो भी हमने कि आया ये यहाँ अप्रोप्रिएट है, ये वाला फिजिकल कांटेक्ट, या इसको भी मैंने परहेज करना है। और नॉट ओनली मेल और फीमेल, आप अगर मेल हो मेल के साथ या फीमेल और फीमेल के साथ, आपने देखा सामने वाला यार ये मेरी सहेली बन गई है एक हफ्ते के अंदर, इनके साथ मैं 6 महीने से काम कर रही हूँ, ये अभी भी रिजर्व है, तो इनके साथ मैं वो आ जाके ये चीज नहीं कर सकती, ये तो ये भी फीमेल है, उनके साथ मैं कर सकती हूँ, उनका चश्मा भी उतार दिया या कुछ भी कर दिया, स्कार्फ पहना हुआ वो थोड़ा सा नीचे कर दिया, वो बुरा नहीं मानेंगे, इनके साथ मैं वो नहीं कर सकती। तो यहाँ ये चक्कर मेल और फीमेल का सच नहीं है, यही सही दोस्त लड़कों होते थे कि भाई वो जरा थोड़े से उनसे जो मर्जी बात कर लो, लेकिन जरा एक लिमिट में रहकर बात करनी है, तो उनके साथ वो वैसा वाला फिजिकल नहीं हो सकते हम। तो ये मेल और फीमेल का भी होता है और सेम जेंडर का भी होता है, तो ये हमने कीप माइंड में रखना है कि अगला बंदा अगर वो बुरी चीज मान रहा है तो फिर हमें वो। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का तो सारों को पता है, आपकी ईमेल होती है, वॉइसमेल होता है, सोशल मीडिया एंड वगैरह वगैरह। आपकी विजुअल कम्युनिकेशन भी होती है, जो कि विद वर्ड्स और विदाउट वर्ड्स। पर दो इमेजेस देखी थी ऑफिस की, उसमें इमेज ही था लेकिन कोई लफ्ज नहीं ना लिखे हुए थे उसके ऊपर कि ये फॉर्मल है और ये इनफॉर्मल है, या ये इस तरह खड़ी हुई है या ये इस तरह खड़े हुए हैं, या ये इंटरनल है या एक्सटर्नल, सिर्फ दो इमेजेस थी। तो वो क्या था, विजुअली आंखों के जरिए आप उस पिक्चर को अंडरस्टैंड कर रहे थे। और यहाँ ये विजुअल है लेकिन इसके साथ वर्ड्स भी लिखे हुए हैं। विजुअल कम्युनिकेशन आपकी वर्ड्स के साथ भी हो सकती है और विदाउट वर्ड्स भी हो सकती है, एंड ये स्टिल में आ रहा है अभी आपका विजुअल कम्युनिकेशन। अगर हम वो देखते हैं वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो वो भी आपकी विजुअल कम्युनिकेशन है और उसमें वर्ड्स भी होते हैं, और इमेजेस भी आपके स्टिल इमेजेस भी हो सकते हैं और वर्ड्स नहीं भी हो सकते, तो ये विजुअल में आपके आ जाती है, ये डिविजन है आगे कि मेरी विजुअल कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छी है, ऑल दैट। कुछ होते हैं ना, ग्राफ्स नहीं समझ पाते, पाई चार्ट्स नहीं पढ़ पाते, टेबल्स का आइडिया नहीं होता कि इसका मतलब है कि मैं, मुझे बोल दो, मुझे लिख के दे दो, मगर ये चार्ट और पाई चार्ट वगैरह ग्राफ ग्राफ बना के मुझे ना देना, मुझे मेरी विजुअल कम्युनिकेशन बड़ी बुरी है, उसी चीज को पैराग्राफ में लिख दो, मैं समझ जाऊंगा या समझ जाऊंगी, तो वो फिर इस तरह हमने देखना होता है। जैसे मैं आई एम वेरी बैड विद मैप्स, या एक मैप भी बना हुआ है जिसपे मुझे याद आया, तो अगर ये इस तरह का कोई फिजिकल मैप हो ना, आई एम वेरी बैड विद दैट, इन द सेंस कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती, मुझे ये डर लगता रहता है कि मैं घूम जाऊंगी, तो इसका मतलब वही हुआ कि मेरी मैप रीडिंग इज नॉट गुड। और अगर मेरा काम ही ऐसा है कि मैं ने रोड पर ही रहना है हर वक्त, तो फिर मुझे इसके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जॉब ही यही है। तो ये आइडिया लगाना पड़ता है बंदे को कि मेरा कहाँ मुझे बेहतरी करनी है। अच्छा, briefly I'm going to talk about these 7 C's, one slide, लेकिन ये 7 C's है बड़ा इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग खुद किसी भी टाइम पे फ्री हो तो पढ़ लेना, ठीक है। इसको 7 C's भी कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। 7 C's इसलिए कहते हैं कि ये 7 नाम है जो कि सी से स्टार्ट होते हैं, इसलिए उनको 7 C's बोलते हैं। ये दो तीन चार पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जरा पढ़िएगा लास्ट वाले के अलावा, बस आप लोग भी बेटा रीड इट टू योरसेल्फ। विजिबल है या बड़ा करूं? तो बेटर भी कम्युनिकेट। डन, ओके।
The better we communicate, the more credibility we'll have with our clients. जितना हम बेहतर communicate करेंगे ना, तो bosses के साथ, clients के साथ, colleagues के साथ, personal level के ऊपर भी हमारी smooth communication, कम से कम मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बॉस से कम डांट पिटेगी, क्लाइंट को फौरन बात समझ में आ जाएगी, मुझे उसकी समझ में आ जाएगी, उसको मेरी समझ में आ जाएगी, वगैरह वगैरह। तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, आपका टाइम सेव हो जाता है अगर आप गुड कम्युनिकेटर हो। The 7 C's of communication is a very useful tool that helps to write good quality emails and oral presentation. अगर ओरली बात करनी है या रिटन काम करना है तो ये 7 C's बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं आपके। नंबर वन ना, ये नंबर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आगे पीछे ही है, इनकी कोई इंपॉर्टेंस वाइज नहीं मैंने लिखा हुआ। करेक्ट या करेक्टनेस, कभी गूगल करोगे तो करेक्टनेस का वर्ड भी आएगा, कि हमारी कम्युनिकेशन चाहे वो ओरल है चाहे वो रिटन है, वो करेक्ट, चाहे वो साइन लैंग्वेज है, वो करेक्ट होनी चाहिए। अब अगर दरवाजा किसी ने खोला है, मैं उनको बुलाना चाह रही हूँ और मैं उनको कह दूं जाओ, तो वो तो उलट हो जाएगा। तो आपकी कम्युनिकेशन चाहे वो वर्बल है चाहे वो नॉन वर्बल है, इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। वो चीज जो आप कन्वे करना चाह रहे हो, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो 100% करेक्ट जिसके साथ मेरा मैसेज सामने वाले तक पहुंचे। नेक्स्ट है कंसाइज, यानी कि ब्रीफ। कल मैंने बात की थी ना कि आपकी जो बिजनेस कम्युनिकेशन होती है वो लेक्चर्स से बिल्कुल उलट होती है। एज कंसाइज एज पॉसिबल, एज ब्रीफ एज पॉसिबल आपने करनी है। और उसमें इसका मकसद ये नहीं है कि तेरी इंफॉर्मेशन या एसेंशियल इंफॉर्मेशन को निकाल दें। हमने पूरे पैकेज जो हमारे पास है, जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं, जो हमने अपने ईमेल में या ओरल प्रेजेंटेशन में डालने, उनको कंसाइज करना है, उनमें से पॉइंट्स नहीं निकालने। अगर 5 पॉइंट्स मैंने डालने हैं ईमेल के अंदर, तो वो मुझे पांचों ही डालने हैं, लेकिन ये है कि उसको मैंने छोटा करके लिखना है, कंसाइज करके, ब्रीफ करके लिखना है। ये नहीं कि 3 पॉइंट नंबर ऑफ वर्ड्स कम हो गए। दैट गोज फॉर अगेन आपकी फाइनल एग्जाम में भी, कि जी मैंने, क्योंकि मैं 150 से ज्यादा नहीं लिख सकता या 100 वर्ड से ज्यादा नहीं लिख सकता, तो XYZ इंफॉर्मेशन ही निकाल देता हूँ। ऐसा नहीं है, लिखो सारा, लेकिन उसको आपने कंसाइज करके लिखना है। क्लियर है ये चीज? और बिजनेस कम्युनिकेशन में रीजन ये होती है कंसाइजनेस की, कि टू द पॉइंट बात करनी है, ये काम है, ये कर लो, वो कर लो, बस ताकि काम हो। आपको वो जो है ना उसकी डिटेल, कभी कभी डिटेल में जाने की जरूरत पड़ती है, जब बड़े बड़े कोई प्रोजेक्ट्स हैं, कोई मीटिंग्स हो रही हैं, कोई नई चीज लॉन्च कर रहे हो, तो वो जारी बात है आपका उसमें जो है ना 2 4 5 6 8 10 मीटिंग्स भी होती हैं, लंबी लंबी चलती है मीटिंग्स, वो एक अलग चीज है। लेकिन डे टू डे की कम्युनिकेशन टू बी एज कंसाइज एज पॉसिबल। कंप्लीटनेस या कंप्लीट, आपका काम जैसे अभी वाली मैंने बात की कि कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि आधी चीजें डाली आधी चीजें नहीं डाली, क्योंकि मुझे छोटा करना था, कंसाइज करना था, टाइम नहीं है मेरे पास। मैं इस वजह से 5 मिनट का काम सर ने कहा है, बॉस ने कहा है करने को, या 10 मिनट दिए, चलो ये चीजें डाल देता हूँ, वो चीजें नहीं डालता, तो कंप्लीटनेस तो नहीं ना हुई आपकी। वो फिर वो दोबारा कहेंगे भाई ये वो फलाना 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 पॉइंट कहाँ है, वो तो उसमें डाला ही नहीं। फिर जाओगे दोबारा और फिर लिखोगे, डबल टाइम जाया होगा, बॉस से डांट भी अलग पिट सकती है। सो आपने कंप्लीटनेस की एलिमेंट आपका काम में होना चाहिए, मे दैट बी ओरल और मे दैट बी रिटन। कर्टियस, यानी कि एलिमेंट ऑफ पोलाइटनेस आपके टोन में होनी चाहिए। आप राइटिंग कर रहे हो, आपका वर्ड चॉइस ऐसा होना चाहिए, आपकी टोन और स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि वो जो है ना पोलाइटनेस रिफ्लेक्ट करे, कर्टियस हो। और अगर ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो भी आपकी टोन भी, आपका वॉइस भी, ये सारी चीजें कर्टियस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी टोन जो है वो सार्कास्टिक लगे, तंज वाली लगे, रूड लगे, ऐसा लगे कि आप अगले बंदे को ऑर्डर दे रहे हो जबकि कर रहे हो। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से जो है वो कम्युनिकेट करना है, एंड यू नीड टू बी कर्टियस। कॉन्क्रीट एक आपका है, या कोहेरेंट इसको कह लो, कि आपका क्या हाँ, अब इस तरह से इसी तरह समझाती हूँ कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी उंगलियां ऐसे हैं, तो बीच में से नजर आ रहा है ना कुछ कुछ जगह खाली है। अब इसको जैसे उर्दू में कहते हैं ना, गुथा हुआ होना चाहिए आपकी कम्युनिकेशन को, कि बीच में गैप ना हो, बीच में ऐसा ना लगे कि कुछ चीज मिसिंग है आपकी। आपकी एक कॉन्क्रीटनेस आनी चाहिए। जैसे कंक्रीट के घर बनते हैं, ईंटों के बजाय कंक्रीट के घर क्यों बनते हैं, क्या, ताकि वो मजबूत होते हैं। आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन में, एंड इट शुड बी प्रेजेंटेड एज अ होल। ऐसा ना लगे कि ये ढीली ढाली कम्युनिकेशन है आप। देन कम्स द कंसिडरेशन या कंसिडरेट, कंसिडरेशन भी इसको आप कह सकते हो, कि कंसिडरेट का मतलब किस किस को आता है वैसे? समझना। हाँ, सॉरी,
टू अंडरस्टैंड। वेरी गुड, हाँ जी सही था, आप बताइएगा। आधे में देखते हैं। टू, अच्छा ओके गुड, अंडरस्टैंडेबल। अगर हम अपने सामने वाले की तरफ कंसिडरेट नहीं होंगे, अब जैसे बारिश है, तूफान है, कुछ है, पहुंचो क्लास के अंदर, हमें नहीं पता, टीचर्स आ गई हैं, फलाना आ गया है, तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते भाई? अगर टीचर्स या फलाना उबर में आया है, बच्चों ने बाइक के ऊपर आना है, तो थोड़ी सी थोड़ा सा कंसिडरेशन दिखाओ कि वो आज नहीं आ सकते, या कम बच्चे अगर आए हैं तो उनको कोई रीजन होगा, क्योंकि बाहर फलाना मौसम चल रहा है। तो अगर हमारी तरफ से कंसिडरेशन नहीं होगी, तो सामने वाला फिर अगेन एक कम्युनिकेशन में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। देखो मैं इतने दिन आ रहा था, 2 दिन या एक दिन में नहीं आया, इस सिचुएशन के हिसाब से तो सामने वाले को इतना कंसिडर नहीं किया कि भाई थोड़ी सी रियायत जिसको कहते हैं ना कि वो दे दे। तो वो हमने अपनी कम्युनिकेशन में रखनी होती है कंसिडरेशन, कीपिंग इन माइंड कि किस सिचुएशन में अगर सामने वाला है, कल को मैं भी इस सिचुएशन में हो सकता हूँ। इफ आई एम नॉट हेल्प हिम आउट, इफ आई एम नॉट गोइंग टू बी कंसिडरेट इनफ, तो कल को मेरे साथ भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है कि समवन इज नॉट गोइंग टू बी टेकिंग केयर ऑफ मी, मेरे साथ वो भी कंसिडरेशन नहीं दिखाएगा। तो थोड़ा सा नरम दिल हमें उस वक्त रखना पड़ता है, और कंसिडरेशन की शो करनी पड़ती है कि ओके अगर कोई चीज ऊपर नीचे हो गई है, और जेन्युइनली अगर कोई काम ऊपर नीचे हो गया है, कोई देर सवेर हो गई है, तो यू शुड हैव दैट एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन टुवर्ड्स other person or people that you are communicating with. क्लियर, बहुत रिजिड अगर हम होंगे ना अपनी कम्युनिकेशन में, तो वो एक एरोगेंस और उसमें चला जाता है, ईगो के पॉइंट ऑफ व्यू से चला जाता है। तो थोड़ी सी कंसिडरेशन आपने दिखानी होती है। और ये भी साथ में, अब बॉस हो आप, तो ऐसी सिचुएशन में आप दिखा दो कंसिडरेशन कि हाँ अच्छा ठीक है, तुम 2 दिन काम नहीं हो पाया फलाने रीजन की वजह से, चलो ठीक है, जेन्युइन था, लेकिन कोशिश करना ये आइंदा ना हो। तो कंसिडरेशन भी दिखाओ, नरम हाथ भी रखो, लेकिन साथ में अपना फर्म हाथ भी रखिए, ताकि अगला बंदा ये ना करे कि जी टेक, अच्छा आज नहीं कुछ कहा, अगले हफ्ते भी या अगली दफा भी ये प्रॉब्लम हुआ तो मैं यही कर दूंगा, फिर वो आदत पड़ जाती है। जैसे माँ बाप को थोड़ा सा बच्चों के साथ नरम और सख्त हाथ रखना पड़ता है, इसी तरह बॉसेस को रखना पड़ता है। तो दे माइट गिव यू लेवरेज वंस और ट्वाइस, बट दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू लेवरेज एवरी टाइम। तो कीप दैट इन माइंड। वो कंसिडरेशन दिखा रहे हैं तो उसको का नाजायज फायदा हमें नहीं उठाना चाहिए। जी क्लियर, लास्ट है आपका क्लैरिटी। आवाज नहीं आ रही। अच्छा बाकी बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? हैंड रेज कर दीजिएगा अगर आवाज आ रही है। ओके जवेरिया बेटा, रिकनेक्ट करने की कोशिश करो कि बाकी बच्चों ने हैंड रेज किया, उनको आवाज आ रही है। लास्ट इज आपका क्लियर, या यू कैन कॉल इट क्लैरिटी एज वेल, कि आपका काम जो है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, पढ़ने वाले के माइंड में सवाल ना क्रिएट हो कि आप ये कहना चाह रहे थे या आप ये लिखना चाह रहे थे। सीधा सीधा क्लैरिटी के साथ चीज लिखी हुई हो, वहां फिर आके बात करनी नहीं है कि बंदा जिसको कहते हैं ना इम्प्लाइड मीनिंग ना हो, कि आपके अल्फाजों में मीनिंग ढूंढता ही रहे। स्पेशली प्रोफेशनल लेवल की यहाँ बात हो रही है, क्योंकि क्लैरिटी के साथ टू द पॉइंट जब कंसाइजनेस बात करनी है, तो सीधी सीधी बात करनी है कि पढ़ा, अच्छा अच्छा ये काम करना है, चलो ठीक है ये काम कर लेते हैं। कि ऐसी उसमें जो है वो ना हो कि ऐसा लगे कि आप घुमा फिरा के को बात कर रहे हो, या साथ अपनी इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी। तो फिर ऐसे में जब सामने वाला काम करके आपको देगा, तो वो वैसा ही देगा, क्योंकि आपने जो पूरी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी थी, क्लैरिटी नहीं बताई थी कि ये काम कब कैसे कितनी नौयत का हो जाना चाहिए, तो सामने वाला भी जितनी इंफॉर्मेशन आपने दी थी उस पर ही काम करेगा और वैसे ही रिजल्ट निकलेगा। तो फिर वी आर नॉट सपोज टू ब्लेम दी अदर पर्सन। हमने ये देखना है कि यस उसकी है, तो क्या मेरी भी गलती हो सकती है उसको मैसेज कन्वे करने में। हम ज्यादातर नेचुरल फिनोमेना ये है ना कि हम सामने वाले को गलती पे रख देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि शायद मेरी तरफ से भी कोई ज्यादती या कोई गलती हो गई हो। तो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। कभी कभी ये हो सकता है कि आपने 100% सही दी हो खुला मुल्ला वर्ड में, सामने वाले नहीं वाकई नहीं उसको समझा, तो इसका मतलब है कि उनकी तरफ से ही लैकिंग है। लेकिन हमें ही हम ये नहीं करेंगे कि जी उनकी तरफ से गड़बड़ थी, अपने आप को तो पहले देख लो। फिर आपने मैसेज सही तरीके से उनको ड्राफ्ट करके भेजा था, ईमेल या ओरल, जब फेस टू फेस बात हो रही थी तो क्लैरिटी आपने दी थी। और जब कभी भी जैसे मैं आपको कहती हूँ कि कोई चीज समझ में ना आए, पूछो उस वक्त। तो ऑफिस में भी आप लोग ये करो, अच्छे जो बॉसेस होते हैं दे डोंट माइंड इफ द कलीग्स और आस्क कि सर ये समझ नहीं आया, मिस ये बता दे, आपने यही चीज कही थी,
इसके बजाय कि आप गलत काम कर दो, इट इज बेटर दैट यू आस्क। बहुत हम हेजिटेट करते हैं कि जी अच्छा मीटिंग में बैठे हैं तो अगर पूछ लिया तो क्या होगा। चलो मीटिंग में नहीं, अगर आप पूछ सकते हो, नए हो अभी, तो पर्सनली जाके उनसे पूछ लो, नॉक करके कि सर ये हमें आपने मीटिंग में ये चीज कही थी, तो मतलब मैंने सही समझा है, उसको कंफर्म कर लो और फिर उसके ऊपर काम कर लो। अगर मीटिंग में नहीं भी पूछ सकते हो तो पर्सनली जाके पूछ ले, लेकिन पूछ लो अगर कहीं माइंड में कोई डाउट है तो, रादर देन उस डाउट के साथ काम करके उनको दो तो ज्यादा डांट पिटने के और आपका एक नेगेटिव इमेज बनने की चांसेस ज्यादा होंगे, रादर देन कि आप आके पूछ लोगे। तो जो अच्छे और समझदार और पढ़े लिखे हमारे जो सीनियर्स हैं और बॉसेस हैं, वो इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि अगर एटलीस्ट वो समझते हैं कि ये इंसान जो है वो अच्छा काम करना चाह रहा है, जो चीज मैंने कही है उसको वो मुझे अच्छी तरीके से देना चाह रहा है, तभी आया है मेरे से सवाल करने की, रादर देन सर से उतार के और मुझे रिपोर्ट बना के या ईमेल बना के देने वाला लोग इंसान नहीं है। मतलब पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस तरह की सोच रखते हैं ऑफिस के अंदर। अच्छा ये ओके, पीपीटी में खुलती थी, ये मैंने वीडियोस डाली थी, पीडीएफ फाइल में नहीं खुलेंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि ये पीपीटी मुझे मिल जाए, ताकि ये 3-4 वीडियोस मैंने इसके अंदर डाली हुई है, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड बड़ी अच्छी थी। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कम्युनिकेशन? हम एंड करते हैं अपने लेक्चर। बुक्स के बारे में भी थोड़ा गाइड करते हैं। जी बेटा, बुक्स जो है वो मेन कैंपस में अवेलेबल हैं, अगर तो आपने हार्ड कॉपी लेनी है, और सॉफ्ट कॉपी तो मैं आप लोगों के साथ वैसे शेयर कर चुकी हूँ, तो दैट गोज फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑन कैंपस वाले भी, कि अगर फिजिकल हार्ड कॉपी लेनी है तो आप बिलाल से ले लीजिएगा, उधर मेन कैंपस में बुक शॉप है बिल्कुल एंड पर, और अगर सॉफ्ट कॉपी से ही आप लोग सेटिस्फाइड हो तो वो तो आप लोगों के पास है। उसके अलावा बेटा और कोई बुक रेकमेंडेड नहीं है, फौजिया इफ यू आर रिफरिंग टू दैट, कोई और बुक रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो ही एज अ होल काफी है। और कल मैं ये बात कर रही थी जब मैं आई स्टेप्ड डाउन टू चेक स्टूडेंट्स वर्क, कि आप लोग अगर राइज की या किसी और इंस्टीट्यूशन की बुक लेते भी हो, या कोई फ्रेंड आपको रेकमेंड करता भी है, काइंडली वो टॉपिक्स की हद तक उसको रखना, कि टॉपिक्स पढ़ लो, और उसमें से अगर थोड़े बहुत ही पैराग्राफ से आइडियाज लेने हैं वो ले लो, लेकिन लेटर, ईमेल, ऐसे राइटिंग, किसी भी पीस ऑफ राइटिंग का फॉर्मेट फॉलो नहीं करना आप लोगों ने किसी और बुक का, सवाए आई कैप। ठीक है, ये कीप दैट इन माइंड। आई एम नॉट सेइंग कि वो फॉर्मेट्स गलत हैं, जैसे मैंने कल कहा फॉर्मेट्स एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, ठीक है, लेकिन हमें जो पेपर में फॉर्मेट देना है हमें तो उससे मतलब है फिलहाल, तो वी शुड वर्क ऑन दैट फॉर्मेट। मैम ये एक्स्ट्रा वर्क है, बुक से नहीं है। जी जी, ये एक्स्ट्रा वर्क है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि कुछ चीजें आपकी बुक में मेंशन नहीं है, आपके पेपर का भी वो हिस्सा है, जैसे कि प्रेसी राइटिंग इज नॉट मेंशन्ड इन योर बुक, जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट आपको आएगा बुक एग्जाम में, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बुक में कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह ये बिजनेस कम्युनिकेशन या बेसिक कम्युनिकेशन आपके पेपर में नहीं आनी है, लेकिन इट इज पार्ट ऑफ योर करिकुलम, ताकि बच्चों को अहमियत उसकी पता चले कम्युनिकेशन की। पेपर में इससे रिलेटेड कुछ नहीं आना, इट्स फॉर योर बेटरमेंट बेसिकली। बाकी ये गाइड है कुछ कि आप अपनी कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर कर सकते हो, ये आप लोग खुद पढ़ लेना इसको, इधर से हम कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। यानी कि ये प्री राइटिंग प्रोसेस है, यानी कि हमारे पहले चैप्टर से पहले की एक इंपॉर्टेंट चीज। प्री मीन्स पहले। चलो ये मैं फाइल आप लोगों के साथ, एनी क्वेश्चंस? थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंस समझ में आई है कम्युनिकेशन की ना? और अभी जितना हमारा आज का लेक्चर हुआ है, डिड आई से कि हमें कम्युनिकेशन का मतलब ये कि अपनी अंग्रेजी को बेहतर करना है, मैंने ये बात की है अंग्रेजी की, लेकिन उसको कहा है कि उसको अलग लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल करना है, और उसको बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स को अलग करना है, दोनों एक चीज नहीं है। ठीक है, पहले अगर आपको लगता है कि मैं कम्युनिकेटर ही अच्छा नहीं हूँ, मतलब मैं बोलता ही सही नहीं हूँ या बोलती सही नहीं हूँ, बहुत धीमा बोलती हूँ, बहुत जोर से बोलती हूँ,
तो वो डिसरिस्पेक्ट लगती है या अजीब सा चीज लगती है, तो चीख के बोलने की आदत है या बहुत धीमा बोलने की आदत है, तो पहले मैं उसको थोड़ा सा बेहतर करूँ और साइड बाय साइड अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को आप बेहतर करते रहो, मगर दोनों को मर्ज नहीं करो। ओके, वी विल कॉल इट अ डे, इंशाल्लाह कल मिलते हैं।